हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था रसायन विज्ञान को हम पढ़ रहे हैं और कक्षा 10 का लेक्चर फर्स्ट चल रहा है। चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, इसके अंदर हम पढ़ रहे थे। तो पिछले भाग में हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं, पदार्थ क्या होता है, विज्ञान के कितने भाग होते हैं। तो थोड़ा सा उसे रिपीट कर लेते हैं, फिर हम बात से इसे शुरू करेंगे। हमने पढ़ा था कि विज्ञान के 3 भाग होते हैं, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। इन तीनों भागों का अध्ययन हमने पीछे वाले भाग में कर लिया था और हमने जान लिया था कि क्या होता है रसायन विज्ञान। पहले चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया अब हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं। हम रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे हम करने वाले हैं, इन सभी के बारे में अब जानेंगे। तो हमने परिभाषा याद की थी कि रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया की 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वह नया पदार्थ जो बनता है वह ही रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के फलस्वरूप परिणाम स्वरूप वह प्राप्त होता है। तो अब रासायनिक अभिक्रिया हमने देखी थी पहले H2 + O2 H2O। यहाँ पर हमने पानी का निर्माण देखा था किस प्रकार से हुआ। ये अभी आपके सोचने की बात नहीं है, अभी आप इतना जानना आवश्यक है आपको कि जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर कुछ बनाते हैं। जैसे हम क्या जान रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर कुछ बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अभिकारक। और जो नया तीसरा पदार्थ का निर्माण होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। ये अभी आपके लिए जान लेना आवश्यक है। तो अभी हम इसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करने वाले, जैसे लेक्चर में आगे आएगा हम बात कर लेंगे हमारे रिलेशन के साथ साथ। तो अभी हम रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक समीकरण है और रासायनिक परिवर्तन ही हो रहा है। इसके लिए महत्वपूर्ण 4 अवस्थाओं में हम इसका अध्ययन करेंगे जो होनी चाहिए। अगर वह 4 परिवर्तन हो रहे हैं, 4 अवस्था यहाँ रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है या रासायनिक समीकरण है वो हुई है। तो पहला होगा अवस्था में परिवर्तन। अगर रासायनिक समीकरण हो रही है तो उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो जाएगा। उसकी अवस्था जैसे पहले कैसी अवस्था, उसके बाद उसकी दूसरी अवस्था में वह परिवर्तित हो जाएगी। उसके बाद बात करेंगे हम रंग में परिवर्तन। उसके जो कोई भी रंग है को अलग रंग में भी वह परिवर्तित हो जाएगा, रंग में भी बदलाव अवश्य आएगा। गैस का निष्कासन। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक समीकरण होती है, तो उसमें से कोई न कोई गैस जरूर निकलती है। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि उसमें कोई न कोई गैस का निष्कासन भी जरूर होगा। तापमान में परिवर्तन। और जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो या तो उसमें अवस्था में परिवर्तन होगा, या रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निष्कासन होगा, या तापमान में परिवर्तन होगा। इन चारों में से कोई ना कोई अवस्था उसमें आपको अवश्य दिखाई देगी। अगर इन चारों में से कोई भी एक परिवर्तन हो रहा है, किसी प्रकार का एक बदलाव हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हम सबसे पहले अब जानेंगे अवस्था में परिवर्तन के बारे में। हम गहन अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अब आप कहेंगे सर कि जब हमारे पास जल है उसको हमने बर्फ़ में बदल दिया, जल किस अवस्था में था, द्रव अवस्था में, और बर्फ़ किस अवस्था में हुई, ठोस अवस्था में। तो यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं कि अवस्था में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने अभी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं जो परिवर्तन वापिस हो जाते हैं। जैसे अब वापस का मतलब क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, सॉरी। तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं, दोनों दिशाओं में ही होते हैं, लेकिन उत्क्रमणीय परिवर्तन वह होता है जो सिर्फ एक दिशा में ही होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जल से बर्फ बन रहा है, अवस्था में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वह परिवर्तन क्या है, अस्थायी है, पूर्ण रूप से स्थायी नहीं है। तो हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन में कि रासायनिक परिवर्तन होगा तो वह परिवर्तन हमेशा ही स्थायी होगा, अपरिवर्तित होगा। तो इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं।
ये जाना माना उदाहरण आपने पढ़ रखा होगा बुक में से, मैग्नीशियम रिबन का दहन या मैग्नीशियम का दहन। तो मैग्नीशियम का दहन करना है, दहन हो रहा है, दहन का मतलब ही पहले समझ लेते हैं। जहाँ भी दहन आ जाए, जलना आ जाए, जलाना आ जाए, तो जैसे दहन हो रहा है मतलब दहन का मतलब होता है किसी चीज़ को जलाना या उसे आग के सामने रख देना। तो जैसे हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो यहाँ पर जलाना शब्द आ रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जहाँ भी रासायनिक परिवर्तन होता है उसका मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बिल्कुल आसान सी बात है, बिल्कुल समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं मैग्नीशियम होता क्या है। क्या आपने मैग्नीशियम देखा है? मैग्नीशियम क्या होता है तो आपने पढ़ा होगा, मैग्नीशियम क्या होता है? एक, जी हाँ, धातु होती है। मैग्नीशियम क्या होती है? मैग्नीशियम एक धातु होती है। और जलना, दहन किसकी उपस्थिति में होता है? जलने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? आग की आवश्यकता होती है? माचिस की आवश्यकता होती है? जी नहीं, इन सभी के अलावा हमें एक महत्वपूर्ण चीज है जिसकी आवश्यकता जलने के लिए होती है। उस चीज का नाम है O2, ऑक्सीजन। ठीक है, जिसका सिंबल होता है O। इसको ऑक्सीजन की जरूर आवश्यकता होती है। अगर किसी चीज़ का हमें दहन करना है तो हमें O2 ऑक्सीजन ही चाहिए। अगर ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पर कभी भी आग नहीं पकड़ सकती कोई भी चीज़। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना किसी भी चीज़ का जलना संभव नहीं है। तो किसकी उपस्थिति में जला मैग्नीशियम? इसका सिंबल होता है Mg। मैग्नीशियम की उपस्थिति, मैग्नीशियम का दहन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर इसकी एक छोटी सी रासायनिक अभिक्रिया भी हम लिख सकते हैं। जब मैग्नीशियम का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराया जाता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे लिख भी लेते हैं अपने कि क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, मैग्नीशियम की एक रिबन थी हमारे पास, उसको हमने जलाया और क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो अब यह किस अवस्था में थी? यहाँ पर यह था ठोस अवस्था में। मैग्नीशियम किस अवस्था में था? ठोस अवस्था में। O2 तो गैस है, हमें वातावरण से प्राप्त हो गई। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो किस अवस्था में होगा? वो होगा एक चूर्ण के रूप में। ना वो द्रव होगा ना ठोस होगा। ठीक है, वो एक चूर्ण के रूप में होगा, ना वो। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ठोस अवस्था से उसकी अवस्था है वो परिवर्तित हो गई। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हुआ है। तो ठोस से चूर्ण के रूप में परिवर्तित होना ही यहाँ पर हम कह पाएंगे कि यहाँ पर मैग्नीशियम का दहन करने पर अवस्था में परिवर्तन हुआ। अब हम अगले उदाहरण पर चलते हैं। अपना दूसरा उदाहरण था रंग में परिवर्तन। क्या था? रंग में परिवर्तन में हम क्या जानेंगे कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके रंग में परिवर्तन होता है। इसके लिए हम अब लेने जा रहे हैं कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट का विलयन हम लेंगे। कॉपर सल्फेट का सिंबल होता है CuSO4 के नाम से इसको जाना जाता है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि यह किस रंग का होता है? सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहिए कॉपर सल्फेट का विलयन हमेशा नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट का विलयन लिया हमने एक बीकर में, उसके अंदर हमने क्या डाल दी? इतना कॉपर सल्फेट का विलयन डाला हुआ जिसका रंग क्या है? नीला है। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? एक लोहे की कील। तो जैसे हमने कॉपर सल्फेट नीले रंग के विलयन में लोहे की कील को डालते हैं तो वह क्या करता है? जो नीला रंग होता है वह धीरे धीरे हरे रंग में परिवर्तित होने लग जाता है। और यहाँ पर हमें क्या कह सकते हैं कि जब नीले रंग से हरे रंग में परिवर्तन हुआ तो किस में परिवर्तन आया? रंग में परिवर्तन आया। तो लोहे की कील है, उसने अभिक्रिया, लोहे ने अभिक्रिया की किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट के साथ आयरन, लोहा सिंबल है। तो इसकी जब अभिक्रिया होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? यह भी जान लेना चाहिए। तो जो ये आयरन है वो क्या अधिक बलशाली है, अधिक मजबूत है। तो जब भी कोई मजबूत व्यक्ति आता है तो वहाँ से निर्बल व्यक्ति को निकाल देता है, वहाँ से निर्बल व्यक्ति को जाना पड़ता है।
तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जैसे ही यह यहाँ पर आया, इसने यहाँ SO4 के साथ अभिक्रिया की तो कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर Fe ने अपना स्थान ले लिया और जो कॉपर था उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो इसको हम पढ़ेंगे आगे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। अभी इतना जान लेना आवश्यक है आपको, विस्थापन वगैरह आपको कोई मतलब नहीं है। ये नया विलयन बनेगा, वो उसका रंग क्या होगा, हरा। तो इसकी सहायता से हम आपको बता सकते हैं, आप आराम से कह सकते हैं यहाँ पर कि रंग में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर किस में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है। अगला था हमारा तापमान में परिवर्तन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसका एक यह भी लक्षण होता है कि हमेशा उसके तापमान में भी परिवर्तन होता ही होता है। इसके लिए हम क्या लेंगे, अम्लों के राजा को लेंगे, जिसका उपयोग सेल व बैटरी बनाने में अधिकतर किया जाता है। तो उसे वो क्या कहता है, H2SO4। इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक चीज़ इसके बारे में, सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में यह भी आपको याद रखनी होगी कि इसे क्या कहते हैं। यह बात अवश्य याद रखना, एक एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ है कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं। जो भी छोटी छोटी बातें होगी वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, जिससे आपको पता चलता रहे कि क्या आवश्यक है आपके लिए पढ़ना और है क्या नहीं। तो अम्लों का राजा होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो अब हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको जिंक के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। जब जिंक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो फिर यही ताकतवर जिंक आ गया, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा। जड़न SO4 प्लस H2। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही अभिक्रिया होगी तो इसका तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। जिस बीकर में आप कर रहे हो उसको आप छू कर देख सकते हैं कि उसके तापमान में क्या हुआ है, परिवर्तन। तो वह वापस उस तापमान में नहीं जाएगा जिस तापमान में सल्फ्यूरिक एसिड था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो तापमान में परिवर्तन होता ही होता है। इसका उपयोग भी जान लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। बैटरी व सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, जिसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। तो ये जान लेना आवश्यक है। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि है गैस का निष्कासन। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तापमान में परिवर्तन। लेकिन तापमान में परिवर्तन के साथ साथ यहाँ पर आपने देखा कि ये हाइड्रोजन जो गैस है उसका भी क्या कर देता है, उत्सर्जन करता है। गैस का निष्कासन भी उसी अभिक्रिया की सहायता से हम समझ सकते हैं कि गैस भी वहीं पर निकल रही है। इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक उसके अंदर डाला जाता है, जिस बीकर में होता है वो गर्म हो जाता है। साथ में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस भी वहाँ से मुक्त हो रही है, निष्कासित हो रही है। तो अब तक हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, कौन कौन सी इसके पता कैसे चलेगा कि एक रासायनिक समीकरण हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है। पहली होती है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरी होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब रासायनिक समीकरण संतुलित और असंतुलित दो प्रकार की होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सी होती है और असंतुलित रासायनिक समीकरण कौन सी होती है, उसके बारे में अब जानेंगे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को अब यह कह सकते हैं कि अभिकारक व उत्पाद की संख्या होती है वो इसमें समान होती है। अभिकारक व
उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है। और इसमें कहेंगे हम अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या असमान होती है। तो संतुलित समीकरण वह होती है जिसमें अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है, और असंतुलित समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या असमान होती है। इसे कंकाली समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको एक कंकाली समीकरण दी जाएगी और उसको आपको एक शुद्ध रूप से संतुलित समीकरण के रूप में परिवर्तित करना होगा। तो इस प्रकार से हम अभी पढ़ेंगे संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। ये अंतर हमने जान लिया, अभी दो प्रकार की होती है। तो सबसे पहले तो आपको यह जान लेना जरूरी है कि हम जब इसको समीकरण हमें दी है, क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी कि इसे संतुलित करना ही है, संतुलित नहीं छोड़ सकते, इसे कंकाली समीकरण के रूप में हमें नहीं छोड़ सकते, इसे संतुलित करना ही क्यों है, इसके लिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो वो देख लेते हैं कि जब भी कोई रासायनिक समीकरण होती है तो वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करती है। जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि ना तो जो एनर्जी होती है उसको उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, बस उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है और कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो ऊर्जा को न उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें इस नियम की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जानते हैं कि जिस विधि से हम इसको हल करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम छोटी सी परिभाषा लिख सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे बस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब रासायनिक समीकरण को हल शुद्ध करने के लिए, संतुलित करने के लिए हम एक विधि का उपयोग करते हैं जिसे कि हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है कि इसे हम हिंदी में अनुमान विधि भी कह सकते हैं। अब रासायनिक समीकरण को हल करने के लिए हम एक विशेष प्रकार की विधि का उपयोग करेंगे जिसे हिट एंड ट्रायल या अनुमान विधि के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इसको विस्तार से समझते हैं कि क्या होती है हिट एंड ट्रायल विधि और इसमें क्या कुछ किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। तब इसको ये क्या एक असंतुलित समीकरण है, इसको संतुलित क्यों करना है, कैसे करना है, वो अभी हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं? 2। और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। ठीक है। तो ये जो तीर है, जो तीर का निशान होता है वह रासायनिक समीकरण की दिशा को दर्शाता है। आप लिख भी सकते हैं कि तीर का निशान, तीर का चिन्ह है रासायनिक समीकरण की दिशा को प्रदर्शित।
तीर का निशान रासायनिक समीकरण की दिशा को प्रदर्शित कर, जिस तरफ तीर का निशान है उसका मतलब है यह है उसी तरह इस दिशा से उस दिशा की तरफ रासायनिक समीकरण है वो हो रही है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे अभी कारक, और जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। तो इसे आप एक बार इस आसान भाषा में कह सकते हैं कि यह LHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड व राइट हैंड साइड, या अभिकर्मक, अभिकारक और उत्पाद। जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं वह होते हैं अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनता है वह होता है उत्पाद। और जो बीच में तीर का निशान लगा हुआ होता है वह दर्शाता है कि रासायनिक समीकरण किस दिशा से किस दिशा की तरफ हो रही है। तब हम जानेंगे कि क्या हिट एंड ट्रायल विधि क्या है, ये कैसे होती है, क्यों होती है, तो उसके बारे में हम पूरा जानकारी लेंगे। तो हिट एंड ट्रायल विधि के कुछ महत्वपूर्ण चरण होते हैं जिनके बारे में अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पहले चरण के बारे में कि पहला चरण क्या होता है और इसके अंदर हम किस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो कोई भी हमें रासायनिक समीकरण दी गई है जैसे H2 + O2, H2O बना रहे हैं। पहले चरण में हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इनको एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना है, सिर्फ इनको एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना है। ताकि अब बॉक्स में बंद क्यों किया, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो बॉक्स में बंद करने का सबसे मुख्य कारण क्या होता है कि हम इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी निकाल नहीं सकते, कुछ भी जोड़ नहीं सकते। इतना ही करना है पहले चरण के अंदर। दूसरे चरण के अंदर हमें क्या करना होता है कि समीकरण में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का हमें लिख लेना होता है कि कितने परमाणु उसमें हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन के भी 2। इस साइड में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। सेकंड चरण में हमें इतना ही काम करना होता है। इसको हम विस्तार से भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आपको थोड़ा हल्के नीचे स्तर से समझाने की कोशिश करेंगे, फिर आपको एक और अभिक्रिया या एक और समीकरण लेकर के आपको अच्छे से इस विधि को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो दूसरे चरण में आपने ये काम कर लिया, अब आ जाता है तीसरा चरण। अब तीसरे चरण में हमें क्या करना होता है कि हमें पता चल गया कि अब हमें बराबर करना है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन है उसका परमाणु क्या है, 1 कम है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तीसरे चरण में हमें ऑक्सीजन को संतुलित करना है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन पहले 1 है, इसको 2 के साथ गुना किया तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसके एक समीकरण लिख लेते हैं हम यहाँ पे, H2 + O2 H2O। क्या है, बॉक्स में बंद है सभी। तो जो हमें 2 ऐड किया, यहाँ पे क्या ऐड किया, 2, तो वह कहाँ पर ऐड करेंगे, 2 यहाँ पर। इस बॉक्स के अंदर हमें ऐड कुछ भी नहीं करना, ना इसके पीछे की तरफ, जो भी ऐड करेंगे आगे की तरफ। तो अब यहाँ पे आपने देखो कि ऑक्सीजन तो कितनी होगी, 2 हो गई, लेकिन इस ऑक्सीजन के 2 के चक्कर में जो हमारा हाइड्रोजन था उसकी समीकरण ही बिगड़ गई, उसके कितने परमाणु हो गए, यहाँ पर 4 हो गए। तो हमें चौथा चरण क्या कहेगा कि अब हमें हाइड्रोजन को संतुलित करना है। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और राइट हैंड साइड में हमारे पास हाइड्रोजन हो गए 4। तो हमें 4 करने के लिए क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको जब भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी नई रासायनिक समीकरण क्या बन जाएगी, देखो अब 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 2। तो यहाँ पे हमारा रासायनिक समीकरण हो चुकी है संतुलित। अब हम चलते हैं इससे आगे के चरण पे। अब हम बात करने वाले हैं 5वें चरण पे। तो 5वें चरण में हमें क्या करना होता है, 5वें चरण में हम इतना ही करेंगे कि रासायनिक समीकरण है उसको मुक्त करने का कार्य करेंगे। और छठे चरण में हमने लिख लिया, अब इसको मुक्त कर दो।
तो अब हमारे पास एक रासायनिक समीकरण है वो हमें प्राप्त हो चुके हैं। चलो देख लेते हैं रासायनिक समीकरण। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितने हैं, दो दूनी 4। ऑक्सीजन कितनी है, 2। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन कितनी है, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितनी है, 1 और 2। तो यहाँ पे 4 4 2। इस प्रकार से हम हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा, अनुमान विधि द्वारा किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। इससे आगे वाली क्लास में हम जानेंगे कि एक नए उदाहरण के साथ इस विधि को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हल्के में आपको इसलिए पढ़ाया है ताकि आप थोड़ा सा अच्छे से नॉलेज प्राप्त कर सकें, थोड़ा समझने की कोशिश कर सकें कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, क्यों होती है और इसको क्यों हल करवाया जाता है। तो अगली क्लास में हम जानेंगे इस विधि को विस्तार से और इसके बाद कुछ विशेष बातें भी जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, गुड बाय।